आप सभी लोग देखते होंगे कि आपके भारत के संविधान की जो अनुसूचियां हैं, फिर चाहे आपके अनुच्छेद हों यानी कि आर्टिकल, या फिर आपके संविधान के भाग हों, इनसे आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं हर परीक्षा में। आप लोग स्टेट पीसीएस देख लीजिए, सिविल सर्विस भी देख लीजिए, या फिर आप लोग वनडे एग्जाम देख लीजिए। और इसीलिए कहता हूं मैं हर बार, हर क्लास में दोहराता हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उसके 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा। ये बड़े छोटे छोटे टॉपिक आप कह सकते हैं देखने को मिले, लेकिन आपके देखिए आप लोग क्वेश्चंस 2 3 4 5 क्वेश्चंस आते रहते हैं इस तरह के, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आज की इस क्लास में हम लोग संविधान की अनुसूचियां देख लेंगे और संविधान के भाग देख लेंगे, ठीक है। ये दो हम लोग खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप चलिए, प्रथम अनुसूची क्या कहती है? प्रथम अनुसूची क्या कहती है? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन की बात करती है। संविधान की पहली अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन करती हैं। आप देखते हैं हमारे यहाँ अभी करंट की बात कर रहा हूँ, जुलाई 2021 की, तो आप जानते हैं कि 28 आपके राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इनकी बात करती है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची क्या कहती है? तो दूसरी अनुसूची कहती है कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा के, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद में के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध करती है, यानी कि इनके वेतन की बात करती है, ठीक है, दूसरी अनुसूची। और तीसरी अनुसूची क्या करती है? देखिए डायरेक्ट आप लोग इस तरह से इसे याद रख लिया करिए। पहली अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करती है। दूसरी अनुसूची आपके वेतन में बात करती है, वेतन की, किनकी? राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में, ठीक है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो एक शब्द में आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि शपथ की बात करती है और प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी कि आप कह सकते हैं कि शपथ से संबंधित है आपकी तीसरी अनुसूची, ठीक है। चौथी अनुसूची क्या कहती है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करती है। जो राज्यसभा आप देखते हैं ना, राज्यसभा के सदस्यों को आप लोग जानते हैं कि जो आपके विधायक होते हैं, जिसे आप लोग एमएलए कहते हैं, इनके द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्यसभा की सीटों की बात कहां मिलेगी आपको? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची क्या कहती है? पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध करती है, लेकिन याद रखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर। और याद रखिए अनुसूचित SC ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करती है कौन? पांचवी अनुसूची। छठी अनुसूची भी आप देखेंगे, ये क्या कहती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। तो छठी अनुसूची याद रखना है, पांचवी अनुसूची क्लियर आपको याद रखनी है। सातवीं अनुसूची क्या कहती है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों में बांटी गई है। एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। आप सभी को मालूम होगा कि संघ सूची के जो विषय हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकारों के पास। और समवर्ती सूची, इस पर आप केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार, लेकिन दोनों में मतभेद अगर हुआ तो केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा, ठीक है। आठवीं अनुसूची की अगर बात करें तो ये आप देखते हैं कि 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान करती है। और वैसे आपको अगर बताऊं, अगर 22 भाषाओं के बारे में अगर आपको जानना है तो सभी के बारे में क्रम से आप लोग याद रखिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, इससे आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं और बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखना होगा।
22 भाषाओं को आप लोग याद रखिए, कई बार आपके पूछ भी लेता है। देखिए आपको बता दूं कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं। असमिया, आप लोग सुन लीजिए बड़े ध्यान से, असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 22 भाषाओं की बात की गई है, ठीक है। और आपको बता दूं इसमें जो सिंधी भाषा थी इसे 1967 में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 1967 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है इसे 1992 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो आपकी बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली है, इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया था? 2003 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे भी जुड़ती रहेंगी आप लोगों, क्योंकि इसीलिए तो बोलता हूँ करंट अफेयर्स से भी आप लोग करंट से अपडेट बना रखा करिएगा, और कम से कम एक न्यूज़पेपर तो फॉलो करते रहा करो, समझ रहे हैं। चलते हैं अब 9वीं अनुसूची क्या कहती है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान की बात करती है। जैसे आपने सुना होगा कि भू सुधारों, जमींदारों प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है आपकी। और अब देखिए पहले क्या होता था कि 9वीं अनुसूची में कोई अगर आप लोगों ने विषय डाल दिया, कोई अधिनियम डाल दिया, कुछ सब्जेक्ट डाल दिया, कोई निर्णय डाल दिया, तो उस पर क्या होता था कि जो न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल 1975 के बाद आप देखेंगे कि इसमें बात की गई है कि अब जो भी इसमें अगर कानून शामिल किए जाते हैं 9वीं अनुसूची में, तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये आपका 2007 में एक उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था, उसी के अनुसार कहा था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपने देखा होगा तमिलनाडु में आपका जो आरक्षण की बात की गई थी उसे 9वीं अनुसूची में डाला गया था। 10वीं अनुसूची की बात करें अगर हम लोग, तो दल परिवर्तन के आधार पर एक तरह से उन्हें मतलब सदस्य ना रहने की बात की जाती है, नरहरता की। जैसे आप सभी जानते हैं दल बदल रोकने के लिए एक तरह से ये अनुसूची लाई गई थी, 10वीं अनुसूची, ठीक है। दल बदल से संबंधित है आपकी 10वीं अनुसूची। ये कब जोड़ी गई थी? ये याद रखिए 52वां संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब? 1985 में। इस अनुसूची से आपके क्वेश्चंस हर बार आते हैं, समझ रहे हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग याद रखिए। क्योंकि हमारे देश में आप देखते हैं कि सत्ता की चाहत में इस दल से उस दल में परिवर्तन होता रहता है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों के अधिकार और प्राधिकार और दायित्वों की बात करती है। 11वीं अगर हम लोग 11वीं अनुसूची की बात करें तो जो आपकी पंचायत की शक्तियां हो गई, प्राधिकार हो गए, जिम्मेदारियों की बात करती है। और याद रखिए इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में जोड़ा गया था, 1992 में, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। एक आपकी 12वीं अनुसूची है, ये क्या कहती है? नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व की बात करती है। तो इसे कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उस समय से जोड़ा गया था। 11वीं 12वीं अनुसूची से भी आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब संविधान के भाग देख लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग वैसे तो आप लोगों को 22 भाग देखने को मिलेंगे, लेकिन बीच में का जुड़ गया, खा जुड़ गया, इस तरह से जुड़ते रहते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं संविधान में आर्टिकल 395 देखने को मिलेंगे, और आप देखते हैं कि 21 का जोड़ दिया गया, 51 ए जोड़ दिया गया, 51 का, तो इस तरह से बढ़ जाते हैं, 400 ऊपर चले जाते हैं 400 से। लेकिन वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा तो 395 ही देखने। इसी तरह भाग देखेंगे आप लोग कि 100 आपकी 1 से लेकर 22 तक, यानी कि टोटल 22 ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं आपका जुड़ गया का, इस तरह के कर करके, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि भाग 14 में आपका एक और जोड़ दिया गया का, भाग 14 का, तो एक और बढ़ गया भाग आपका। लेकिन गिनती में आप देखेंगे आपको 1 2 3 4 इस तरह से आपका
22 तक संख्या जाएगी आपकी। तो ये भी याद रखिए। भाग 9 का जोड़ दिया गया, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। भाग 4 ए का जोड़ दिया गया, इस तरह से बढ़ जाती है संख्या। तो इसमें आप देखेंगे कि भाग 1 संघ और उसके क्षेत्रों की बात करती है, भाग 1 संघ और उसके क्षेत्रों की बात करती है। अगर आप लोग कहें तो यही मैं कुछ अनुच्छेदों को भी बता देता हूं। जैसे भाग आप जानते हैं कि भाग 1 क्या कहता है, संघ और उसके क्षेत्रों की बात करता है। और जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें बात की गई है। अनुच्छेद 1 के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे संघ के नाम और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। कौन सा? अनुच्छेद 1। और अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों के प्रवेश और निर्माण की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? 3, अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक और परिमाणिक विषयों को उपबंध कराने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों की बात करता है। तो ये हो गया आपका भाग 1 और आर्टिकल 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता की बात करता है। भाग 2 नागरिकता की बात करता है। और इसमें आर्टिकल आप देखेंगे 5 से लेकर 11 तक आपको देखने को मिलेंगे भाग किसमें? 2 में। तो इसमें आर्टिकल 5 की बात कर लेते हैं। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है कि जब संविधान लागू हुआ। भाग 6 क्या? भाग 2 में आर्टिकल 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। पाकिस्तान से भारत आने वाले, ठीक है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान को गए लोगों की फिर से वो भारत में आना चाहते हैं तो उनकी नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात करता है। भाग 9 क्या कहता है? विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से कोई अगर अर्जित कर लेता है तो उन व्यक्तियों के भारतीय नागरिक ना होने की बात करता है। सीधी सी बात कहने का मतलब है कि भाग 2 में जो आपका आर्टिकल 9 है, अनुच्छेद 9 है, ये कहता है कि मान लीजिए कि आप लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ले ली आपने, या किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो आपकी स्वतः क्या होगी कि भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी क्योंकि आप वहां के नागरिक बन चुके हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिक के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। आप सभी जानते हैं कि आपका 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, इस संसद में ही तो बन के आया हुआ है, तो ये याद रखिए। फिर भाग 3 आता है, ये मूलभूत अधिकारों की बात करता है। आप शुरू में जानते हैं कि आपके 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अब आप जानते हैं कि वर्तमान में आपके 6 बचे हुए हैं। जो संपत्ति का अधिकार था आपका, इसे 1978 में आपका हटा दिया गया था, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो 48वां आपका संविधान संशोधन हुआ था। तो इसमें आपके 12 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात की गई है। अगर आर्टिकल 12 की बात करें तो राज्य शब्द की परिभाषा की बात की गई है, आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 की बात करें तो ये मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों की बात करता है। फिर आप देखते हैं कि एक आपका मौलिक अधिकार आता है, समता का अधिकार। तो इसमें आप देखेंगे 4 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 14 से लेकर आपका 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो इसमें आप लोग देखिए कि आपका आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव खत्म करने की बात करता है। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप किस जाति से हैं, कौन सा लिंग क्या है, कौन सा जन्म स्थान है, ठीक है। 15 आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। लेकिन इसमें आप देखते हैं अपवाद जोड़े गए हैं कुछ, उन्हें अभी हम लोग नहीं देखेंगे, आगे विस्तार से बात की हुई है, वहां आप लोग देख लीजिएगा। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पष्टता के अंत की बात की गई है, भेदभाव की, ठीक है। और अनुच्छेद 18
उपाधियों के अंत की बात की गई है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो समता का अधिकार है, इसमें आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 5 आर्टिकल आपके हैं। फिर आप देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? वाक एवं स्वतंत्रता, और आप यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, बैठ एक तरह से आपकी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, इन सब की बात की गई है आपकी आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया उस व्यक्ति को। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात करता है। और याद रखिए आर्टिकल 21 का भी जोड़ा गया है, जो आप जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की बात करता है। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा जोड़ा गया था इसे। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है आपका 22 आर्टिकल। और याद रखिए इन्हें विस्तार से हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी पढ़ा हुआ था और कई जगह पढ़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर वहाँ देखते रहिएगा। वैसे यहाँ बता देता हूँ बस। फिर आप देखते हैं कि एक आपका अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप जानते हैं कि इसमें 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकने की बात करता है, और अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बाल यानी कि बच्चों की लगाने की बात की, उन्हें रोकने की बात करता है आर्टिकल 24। फिर आप देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इसमें आप देखते हैं कि 25, 26, 27, 28 यानी कि 4 आर्टिकल आपके आते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप किसी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, इसकी बात की गई। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको दी गई है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की संदा यानी कि करों की छूट की बात की गई है, अगर धर्म में से संबंधित आप कोई काम करते हैं। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि एक अधिकार है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसमें आप देखते हैं कि 29 और 30 आर्टिकल आता है, 2 आर्टिकल। तो 29 आर्टिकल क्या कहता है? अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है, और अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की बात करता है आपका। ठीक है, और आप सभी को मालूम होगा कि आपका 7वां जो संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा दिया गया, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया इसे। एक आर्टिकल आपका 32 भी है, जैसे आप लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, जिसे आप जानते हैं कि संविधान की आत्मा भी कहा है भीमराव अम्बेडकर साहब ने। इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 33 आप लोग देखते हैं, ये कहता है कि आप समझिए कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू होने के उपरांत करने की, मतलब अगर कहीं कोई आप समझिए कि एक तरह से सेना का कोई अधिनियम लागू है तो वहाँ के अधिकार रोक दिए जाते हैं। ठीक, और अनुच्छेद 34 कहता है कि आप समझिए कि किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तो उस भाग में जो अधिकार होते हैं उन्हें भी रोक दिया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 35 कहता है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान की बात करता है। आर्टिकल 33 आप जो बल सेना होते हैं इनके अधिकारों पर रोक लगाने की बात करता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि भाग 4 आता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, और इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपको देखने को मिलेगा नीति निर्देशक तत्व, इन्हें आप लोग याद रखिए भाग 4 में। तो इसमें आप लोग याद रखिए आर्टिकल 36 क्या कहता है? परिभाषा की बात करता है राज्य के, और आर्टिकल 37 क्या कहता है? इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू करने की बात करता है। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था की बनाए रखने की बात करता है। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व की बात करता है। अनुच्छेद 39 का
ये सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 40, एक क्वेश्चन इससे कई बार बन चुका है अनुच्छेद 40 से, तो ये ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। और अनुच्छेद 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने की अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता को बंद की बात करता है। अनुच्छेद 43 की बात करें तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है। अनुच्छेद 43 का की बात करें तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों के भाग की बात करता है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो इसमें आप देखेंगे नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। अनुच्छेद 45 की बात करें तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और भी जो आपके अन्य दुर्बल वर्ग हैं इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात करता है। अनुच्छेद 47 की बात करें तो इसमें आप देखेंगे पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य की बात करता है। अनुच्छेद 48 की बात करें कृषि और पशुपालन के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 48 का ये पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 50 एक कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है, आर्टिकल 51। फिर आप जानते हैं कि आपका आता है भाग 4, इसमें आप देखेंगे मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 51 ए आता है इसमें, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा अनुच्छेद 51 का में इस तरह से आपके 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। कितने? 11। तो ए में आपका दिया गया है, या का आप लोग मान सकते हैं, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, यानी कि अगर आपके पास कुछ अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए। इसे अब अपनी दैनिक जीवनचर्या से भी जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप अगर आपके की दोस्ती है किसी से, कोई आप पर 10 रुपये खर्च कर रहा है, तो आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि 2 रुपये आप भी खर्च कर दीजिए। तो यही मतलब है सीधी सी कि अगर आपको कुछ अधिकार दिए गए सरकार के द्वारा, तो आपके कुछ कर्तव्य भी तो दिए गए, तो उन कर्तव्यों के प्रति भी आप लोग जागरूक रहना होगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर कर्तव्य और अधिकार से अगर हमारे देश का हर नागरिक परिचित हो जाए, जागरूक हो जाए, तो आप समझिए आधी से अधिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इसमें बी में आप देखेंगे आपका मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, उनका सम्मान की बात की गई है। सी में आप देखेंगे कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। डी में आप देखेंगे तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और ई में आप देखेंगे भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या फिर वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ये आपका मौलिक कर्तव्य जो है ई कहता है। एफ क्या कहता है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जी क्या कहता है? प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत आप वन, झील, नदी, वन्य जीव इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। एच क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आई क्या कहता है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आप लोग देखते हैं कि आपके मौलिक अधिकार दिए गए, आपको आंदोलन करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग सरकारी संपत्ति को जलाने लगें, बसों को आप लोग जलाने लगें। तो ये आपका कर्तव्य है कि ऐसा ना करें। जे क्या कहता है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। और के क्या कहता है? सबसे बाद में यही जोड़ा गया था, जो माता पिता या फिर संरक्षक हो वह 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच की आयु की यथा स्थिति अपने बच्चे या पितृपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की। तो ये आप लोग याद रखिएगा।
फिर आता है भाग 5। इसमें आप देखेंगे संघ अनुच्छेद की बात की गई है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका, आप देखते हैं कि संसद आपका हो गया। तो इसमें संघ और अनुच्छेद में आप देखेंगे 52 से लेकर 151 तक, आर्टिकल आपका 52 से लेकर आप देखेंगे 151 तक आपका भाग 5 में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं, बस आपको बड़े ध्यान से सुनना है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है कि राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है, निर्वाचन की बात करता है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है, किस रीति से चुनाव होगा। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है, कार्यकाल की। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है कि राष्ट्रपति दोबारा चुने जा सकते हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसकी बात करता है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें जो हैं उनकी बात करता है। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान की बात करता है। याद रखिए आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की यानी कि हटाने की बात करता है। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की बात करता है। आप देखते हैं कि जब राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति ना हो या उस पद पर कोई व्यक्ति था, उसकी डेथ हो जाती है, तो 6 महीने तक आप देखते हैं कि आपके उपराष्ट्रपति उस पद को संभाल सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 6 महीने के अंदर उसका चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। लेकिन आप देखेंगे अमेरिका में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या किसी कारणवश हट जाता है तो बाकी समयावधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम संभालते रहेंगे। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करता है। 64 क्या करता है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति की बात करता है। 64 आर्टिकल 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य उसके कृत्यों का निर्वहन करना। यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली है किसी भी कारण से, तो उस स्थान पर क्या करेगा? उपराष्ट्रपति अपना काम करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है। अनुच्छेद 68 आप देखेंगे उपराष्ट्रपति की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि की बात करता है कि उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसका कितने समय में आपका चुनाव हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात करता है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में आप देखेंगे राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन की बात करता है, यानी कि राष्ट्रपति नहीं है वहाँ तो। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी अगर संसद विषय हैं उनकी बात करता है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 72 आप देखते हैं कि डेथ को भी आप लोग माफ, अगर किसी को फांसी है तो उसे भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 72 के तहत। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है। फिर आप देखते हैं आपका आता है मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74-75 में। तो आर्टिकल 74 में आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है। राष्ट्रपति केवल दिखावे के लिए है, वो अपने आप से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। उसके पीछे आप देखते हैं कि मंत्रिपरिषद होती है। और ये भी आप लोग भली भांति जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। और आप जानिए कि जिसके पास एक तरह से बहुमत होगा वही उसी के पक्ष का राष्ट्रपति बनेगा ना, तो वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की बात करता है। फिर आप देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी आ जाता है।
एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 क्या कहता है? भारत की महान्यायवादी के बारे में बात करता है। फिर आप देखते हैं कि अनुच्छेद 77 आता है। ये क्या कहता है? भारत सरकार के कार्य के संचालन की बात करता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करता है। फिर आप देखते हैं कि संसद आ जाता है आपका, और इसमें आप देखते हैं कि 79 आर्टिकल 79 क्या कहता है? संसद के गठन की बात करता है। 80 क्या कहता है? आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा की संरचना की बात करता है। 80 आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना की बात करता है। आर्टिकल 81 क्या कहता है? लोकसभा की संरचना की बात करता है। आर्टिकल 82 क्या कहता है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन सीटें क्या क्या होगी, इसकी बात करता है। आर्टिकल 83 संसद के दोनों की सदनों की अवधि की बात करता है। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात करता है। आर्टिकल 85 संसद का सत्तावसान विघटन की बात करता है। 85 86 क्या कहता है? सदनों में अभिभाषण और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति के अधिकार की बात करता है। 87 क्या कहता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात करता है। 88 क्या कहता है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों की बात करता है। फिर आप देखते हैं कि संसद के अधिकारी आ जाते हैं। 89 आर्टिकल 89 इसमें आप देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात करता है। आर्टिकल 90 आप जानते हैं कि उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग करना या पद से हटाए जाने की बात करता है। अनुच्छेद 91 क्या कहता है? सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने की उपस्थिति या अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 92 क्या कहता है? जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उस समय वो पीठासीन ना हो। ठीक है, यानी कि आप समझिए कि उपसभापति को या सभापति को ही हटाया जा रहा है तो उस समय उस पद पर वो नहीं रहेगा। ठीक है। अनुच्छेद 93 क्या कहता है? लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। कौन सा? 93। अनुच्छेद 94 क्या कहता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने यानी कि खाली होने, पद त्याग करने या पद से हटाए जाने की बात करता है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 96 क्या कहता है? जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसका पीठासीन ना होना। ठीक है। अनुच्छेद 97 क्या कहता है? सभापति उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात करता है। अनुच्छेद 98 क्या कहता है? 98 संसद के सचिवालय की बात करता है। अनुच्छेद 98। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि आपका कार्य संचालन की बात आती है। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की जाती है। अनुच्छेद 100 कहता है कि सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की बात करती है। आप सभी जानते हैं कि गणपूर्ति इतनी होनी चाहिए तब बैठक होगी। ठीक है। फिर आप देखते हैं कि संसदों की निर्धारिता की बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। अनुच्छेद 101 स्थानों के रिक्त होने की बात करता है। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए निर्धारिताएं की बात करता है। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निर्धारिता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चित करने की बात करता है। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के दिन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या फिर आहत न होते हुए निर्हत किए जाने पर बैठक और मत देने के लिए शक्ति की बात करता है। फिर आप जानते हैं कि संसद उसके सदस्यों की शक्तियों और विशेष अधिकार उन्मुक्तियों की बात आती है। इसमें आप देखते हैं कि आर्टिकल आपका 105 सदन के सदनों की और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेष अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात करता है कि वेतन भत्ता क्या होगा। आप समझिए एक सदस्य को बहुत कुछ मिलता है, बहुत सस्ता खाना, कैंटीन में रहना फ्री, खाना फ्री, उड़ना फ्री। फिर आप देखते हैं विधायी प्रक्रिया की बात करता है। आर्टिकल 107 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 107 कहता है कि विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध की बात करता है। आर्टिकल 108 क्या कहता है? कुछ दशाओं में अगर मतभेद है राज्यसभा लोकसभा में तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है। और बैठक को आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी बैठक कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। ये भी याद रखिए, कई बार पूछ लिया है। आर्टिकल 109 क्या कहता है?
धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। आर्टिकल 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है कि कौन सा धन विधेयक है या नहीं है। 111 कहता है कि विधेयकों पर अनुमति की बात करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं कि वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया जो आर्टिकल 112 से लेकर 17 तक दी गई है। 112 कहता है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट, डायरेक्ट बजट शब्द नहीं दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट ही जैसा होता है, बजट ही है एक तरह से, ठीक है, बस शब्द नहीं है। आर्टिकल 113 कहता है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 114 कहता है विनियोग विधेयक। आर्टिकल 115 कहता है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात करता है। आर्टिकल 116 कहता है लेखानुदान, वित्तानुदान, अपवाद अनुदान। आर्टिकल 117 कहता है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। फिर आप देखते हैं कि साधारण प्रक्रिया आ जाती है। इसमें आप देखते हैं आर्टिकल 118 से लेकर 122 तक इसी से संबंधित है। आर्टिकल 118 क्या कहता है? प्रक्रिया के नियम के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन की बात करता है। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है। आर्टिकल 121 क्या कहता है? संसद में चर्चा के निर्बंधन की बात करता है। आर्टिकल 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न करने की बात की करता है। तो ये आपका 122 तक हो गया। आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123, इसमें क्या कहा गया है? संसद जब यानी कि संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, यानी कि विश्रांति काल चल रहा हो, विश्राम का काल एक तरह से आप कह सकते हैं, तो उस समय आप समझिए कि अध्यादेश लाने की बात की गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति साहब के पास ये शक्ति है। और याद रखिए ये अध्यादेश उतना ही एक तरह से शक्तिशाली होगा जितना कि एक कानून होता है, लेकिन उसे आगे चल के आपको दोनों सदनों से पास करवाना होगा, ठीक है। आगे आप देखेंगे आर्टिकल 124, तो आप सभी जानते हैं कि संघ की न्यायपालिका की बात की गई है, और संघ की न्यायपालिका में आप देखेंगे आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसी से संबंधित है आपका संघ की न्यायपालिका से। तो आर्टिकल 124 में आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल 125 की बात करें तो न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है, क्योंकि वे फ्री फंड में तो काम करेंगे नहीं, वेतन भी तो देना होगा। आर्टिकल 126 कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की बात की गई है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात की गई है। आर्टिकल 127 कहता है कि तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की बात की गई है। आर्टिकल 128 करता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात की गई है। आर्टिकल 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान की बात की गई है। आर्टिकल 132 क्या कहता है? कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता की बात की गई है। आर्टिकल 133 क्या कहता है? उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता की बात करता है। अनुच्छेद 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र की बात की गई है। आर्टिकल 135 क्या कहता है? विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य की बात की गई है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत की बात की गई है। आर्टिकल 137 क्या कहता है? निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की बात की गई है। आर्टिकल 138 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि की बात की गई है, ठीक है, बढ़ाने की बात की गई है। आर्टिकल 139 कुछ याचिका रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। आर्टिकल 139 का कुछ मामलों का अंतरण। आर्टिकल 140 उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों की बात की गई है। आर्टिकल 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों का पर आबद्ध होना, आबद्धकर यानी कि मान्य। आर्टिकल 142 का कहता है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। आर्टिकल 143
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 144 क्या कहता है? सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। और याद रखिए आर्टिकल 145 क्या कहता है? न्यायालय के नियम के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के से संबंधित है। और आर्टिकल 147 निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है। फिर आप देखते हैं कि आगे आता है आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप लोग CAG कह देते हैं। तो आर्टिकल 148 क्या कहता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। किसमें? आर्टिकल 148 में। 149 क्या कहता है? आर्टिकल 149 कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों की बात करता है। कौन? आर्टिकल 149। आर्टिकल 150 क्या कहता है? संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप की बात करता है। आर्टिकल 151 सम परीक्षा प्रतिवेदन की बात करता है। फिर आप देखेंगे कि आपका भाग 6 आ जाता है और राज्य अनुच्छेद, इसमें आप देखेंगे राज्यों के बारे में बात की गई है। जिस तरह से आप संघ के बारे में जाना है अभी तक, वही एक तरह से आप कह सकते हैं उसी तरह। और इसमें अनुच्छेद आप देखेंगे 152 से लेकर 237 तक इसमें देखने को मिलेगा आपको। चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसमें अध्याय दिए जाते हैं। अध्याय के बारे में मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग आगे विस्तार से हम लोगों ने पढ़ा है, वहां देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है। यहां केवल बता देता हूं और निकलते हैं। अनुच्छेद 152 क्या कहता है? परिभाषा की बात करता है। और अनुच्छेद आप देखते हैं कि कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल हो गया, और विधानसभा में विधान मंडल में विधानसभा, विधान परिषद। तो आर्टिकल में 100 राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक। फिर से सुन लीजिए, राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक आपका राज्यपाल से संबंधित है। आप जानते हैं हर राज्य में राज्यपाल होता है, और एक व्यक्ति एक से मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक राज्यपाल एक ही काम संभालेगा एक ही राज्य का। कुछ समय पहले आपने देखा होगा MP और UP का आनंदीबेन पटेल साहब थी, तो समझ सकते हैं। अनुच्छेद 153 की बात करें तो राज्यों के राज्यपाल की बात की गई है। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ये भी याद रखिए। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि की बात करता है कि कितने समय तक रहेगा। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं अहर्ताएं क्या होनी चाहिए, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, उनकी बात करता है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ की बात करता है, शपथ लेते हैं ना, उसी की बात की जा रही है। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन की बात करता है। आर्टिकल 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति की बात करता है। जो आर्टिकल 72 में आप देखा था ना कि राष्ट्रपति को शक्तियां हैं, वही आप एक तरह से आपकी राज्यपाल को। लेकिन याद रखिए फांसी किसी को दी गई है, डेथ की मतलब आप सोचिए कि मौत की सजा, तो उसे राज्यपाल नहीं बदल सकता है। राज्यपाल के पास शक्ति ऐसी नहीं है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात की गई है। और आर्टिकल 163 यहां आप देखेंगे मंत्रिपरिषद की बात होती है। मंत्रिपरिषद की बात होती है आर्टिकल 163-64 में। तो 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। जिस तरह से आप लोगों ने केंद्र में पढ़ा था ना कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, उसी तरह 163 में। अनुच्छेद 164 कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की बात करता है। फिर आप देखेंगे आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता, वहां आप लोगों ने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था, यहां महाधिवक्ता।
आर्टिकल 165 है आपका राज्य के महाधिवक्ता से। फिर आप देखेंगे कि आपका आर्टिकल 166 क्या कहता है, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करने की बात करता है। अनुच्छेद 167 क्या कहता है, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। फिर आगे देखते हैं आप लोग कि राज्य का विधानमंडल आता है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो आर्टिकल 168 माफ करिए, आर्टिकल या अनुच्छेद 168 क्या कहता है, राज्यों के विधानमंडल का गठन की बात करता है कि राज्य में यानी कि विधानमंडल होगा। कई जगह आप देखते हैं कि विधान परिषद भी होती है, विधानसभा भी होती है। कई राज्यों में आप देखते हैं कि केवल विधानसभा ही होती है। अनुच्छेद 168 आपका राज्यों के विधानमंडलों का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन की बात करता है। कौन सा, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 170 क्या कहता है, विधानसभाओं की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि की बात करता है। अनुच्छेद 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता की बात करता है। अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्तावसान विघटन की बात करता है। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की बात करता है। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार की बात करता है। फिर आप देखते हैं कि आगे आपके राज्य के विधानमंडल के अधिकारी होते हैं। इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। कौन सा आर्टिकल, 178। 179 क्या कहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग करना या पद से हटाए जाने की बात करता है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या फिर अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन ना होना, वो अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेगा। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति उपसभापति की बात की गई है आपकी। अनुच्छेद 183 क्या कहता है, अनुच्छेद 183 सभापति उपसभापति के पद के रिक्त होने, पद त्याग देने, पद से हटाए जाने की बात करता है। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 185 जब सभापति या उपसभापति पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उस समय उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते की बात करता है। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय की बात करता है। फिर आप देखेंगे आगे आपका कार्य संचालन की बात होती है तो अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात होती है। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की बात करता है। फिर आप देखते हैं कि सदस्यों की निरर्ता की बात भी होती है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है। इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना, अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निरर्ताएं, अनुच्छेद 192 सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर भी निश्चय, अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले आहृत ना होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति की बात होती है। ठीक है। आर्टिकल 194 क्या कहता है, विधानमंडलों के सदनों को
और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात करता है, विधानमंडल के सदस्यों की, ठीक है। फिर आप देखते हैं विधायी प्रक्रिया आ जाती है। तो इसमें आप देखते हैं अनुच्छेद 196 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन की बात करता है। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक होगा, नहीं होगा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति की बात करता है। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात करता है। फिर आप देखते हैं कि वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया की बात आ जाती है। तो अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की बात सीधी सी, क्योंकि आप देखते हैं राज्यों में भी तो अपने काम होते हैं, जिस तरह से आप केंद्र में बजट प्रस्तुत होता है उसी तरह आप राज्य में भी देखते हैं। अनुच्छेद 203 विधानमंडलों में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक की बात करता है। अनुच्छेद 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान की बात करता है। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान की बात करता है। अनुच्छेद 207 ये वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। फिर आपका आता है कि अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम की बात करता है। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया पर विधि द्वारा विनियमन की बात करता है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है। अनुच्छेद 211 विधानमंडलों में चर्चा पर निर्बंधन की बात करता है। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाने की बात करता है। फिर आप देखते हैं कि आगे आपकी राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात होती है। आप देखते हैं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपके राष्ट्रपति के साहब के पास है 123 के तहत, उसी तरह राज्यपाल की भी आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 213 अनुच्छेद 213 इसमें आप देखेंगे कि विधानमंडल के विश्रांति काल में, यानी कि जब कोई सत्र न चल रहा हो राज्य में, तो उस समय अध्यादेश ला सकता है राज्यपाल, ठीक है। इसे भी आप देखेंगे कि आगे चल के दोनों सदनों या फिर जिस राज्य में एक सदन है तो वहां पास करवाना अनिवार्य होगा। फिर आप देखेंगे आपके राज्यों में उच्च न्यायालय भी होता है, समझ रहे हैं, अपना अपना कई राज्यों का, कई में नहीं है, एक ही कई को संभाले हुए, तो आप समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक आपके राज्यों के उच्च न्यायालय की बात करता है। आपको बताना है अपने अपने राज्यों का कि आपके राज्य में कहाँ है आपका हाई कोर्ट, ठीक है। अनुच्छेद 214 की बात करें, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। किसमें? अनुच्छेद 214 में, ठीक है। अनुच्छेद 215 क्या कहता है? उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों की बात करता है। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होने की बात करता है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय का निर्बंधन की बात करता है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय की अंतरण की बात करता है। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 224 ये अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद आपका 224 का उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता की बात करता है। अनुच्छेद 226 कुछ याचिका यानी रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात करता है। आप सभी जानते हैं कि आपके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आर्टिकल 226 के तहत आप लोग अपने हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। जिस तरह से आर्टिकल 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति है, उसी तरह
ठीक है। आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति की बात करता है। आर्टिकल 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय को अंतरण की बात करता है। आर्टिकल 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय की बात करता है। आर्टिकल 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्यों के क्षेत्र पर विस्तार की बात करता है। आर्टिकल 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है। ठीक है। फिर आप सुनते हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। जिला में भी तो आप देखते हैं कोई केस में किसी में फंसता है तो सबसे पहले वो जिला न्यायालय में जाता है, इस तरह से वो आगे बढ़ता जाता है। अनुच्छेद 233 ये जिला न्यायालयों की नियुक्ति की बात कर रहा है। अनुच्छेद 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उसके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्यकरण की बात करता है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती की बात करता है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की बात करता है। अनुच्छेद 236 निर्वचन की बात करता है। अनुच्छेद 233 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होने की बात करता है। तो ये है आपका 238 तक। ठीक है, यानी कि 237 आपके जो भाग 6 में दिए गए 152 से लेकर 237 तक। अब आप देखेंगे कि भाग 7 आता है और ये आप देखेंगे संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे हटा दिया गया। क्या किया गया है? इसे हटा दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। और जो आर्टिकल आपका 238 है ना, इसे भी हटा दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर आता है आपका भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। तो इसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल 239 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की बात करता है। जो संघ राज्य क्षेत्र देखते हैं ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। 8 हैं अभी वर्तमान में। अनुच्छेद 239 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या फिर मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन करने की बात की गई है। आप देखते हैं दिल्ली में आपकी विधानसभा है, पुडुचेरी में, और जम्मू कश्मीर भी नया आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो यहाँ भी आपकी है। ठीक है। और अनुच्छेद 239 खा विधानमंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश लाने की जो यहाँ का प्रशासक होता है ना, जिसे आप लोग उपराज्यपाल कह देते हैं, तो इसे भी आपकी शक्ति है कि जब एक तरह से सदन ना चल रहा हो तो ये भी अध्यादेश ला सकता है, आर्टिकल 239 खा के अनुसार। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। और अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। दिल्ली का अपना है, जम्मू कश्मीर का देखिए अपना है। फिर आप देखते हैं कि भाग 9 क्या है? भाग 9 आता है और आप सभी जानते हैं कि भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। इस तरह से आपका क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी, क्योंकि आप जानते हैं कि गांधी जी अगर कुछ समय तक जिंदा रहते तो जो आप जानते हैं 1952-53 92-93 में 73-74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जगह मिली आपकी पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, ये तभी मिल जाती जिस समय संविधान आपका लागू हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि 1948 में महात्मा गांधी की डेथ हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, तो ये भी आप लोग जानते हैं। तो अनुच्छेद भाग अगर 9 की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि पंचायतों से संबंधित है और 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित है उसमें प्रावधान। तो अनुच्छेद 243 क्या कहता है? परिभाषाएं बताता है। अनुच्छेद 243 का क्या कहता है? ग्राम सभा की बात करता है। खा क्या कहता है? 243 खा पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 243 गाय, ठीक है, ये पंचायतों की संरचना की बात करता है। 243 घड़ी वाला घा स्थानों का आरक्षण की बात करता है कि महिलाओं के लिए, एसटी एसटी के लिए किस तरह से आरक्षण। आर्टिकल 243 पंचायतों की अवधि की बात करता है। आर्टिकल 243 चाची वाला सदस्यता के लिए अनर्हता की बात करता है।
अनुच्छेद 243 झा झंडा को, झंडा 243 छा, झंडा नहीं छा छत्ता। पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात करता है। आर्टिकल 243 जा जलेबी वाला पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियों, उनकी निधियों की बात करता है। अनुच्छेद 243 झा झंडा का वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 243 यानी कि ना पंचायतों का लेखा परीक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 243 टा पंचायतों के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 243 ठा ये संघ राज्य क्षेत्रों के परिवर्तन की बात करता है। अनुच्छेद 243 ड़ा एडा क्या कहता है, कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू ना होना। अनुच्छेद 243 डाडलिया का विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरंतरता की बात करता है। और 243 ना ये निर्वाचनीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्जन की बात करता है। तो इन्हें आप लोग किसी भी तरह से याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर आप देखेंगे कि भाग 9 आता है, 9A आता है, ये नगर पालिकाओं की बात करता है। अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक बात करता है। या फिर आप लोग इसे इस तरह से भी याद रखिए, अनुच्छेद 243 ता से लेकर अनुच्छेद 243 या छा तक की बात करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप देखिए कि नगर पालिकाओं में तो आर्टिकल 243 ता तक जागा परिभाषाओं की बात करता है। आर्टिकल 243 था नगर पालिकाओं के गठन की बात करता है। आर्टिकल 243 दा नगर पालिकाओं की संरचना की बात करता है। आर्टिकल 243 धा वार्ड समितियों आदि के गठन और उनकी संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 243 ना स्थानों के आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 243 पा नगर पालिकाओं की अवधि की बात करता है। अनुच्छेद 243 फा सदस्यता के लिए अनर्हता की बात करता है। अनुच्छेद 243 बा नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों और प्राधिकार उत्तरदायित्व की बात करता है। अनुच्छेद 243 भा नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां, उनकी निधियों की बात करता है। और अनुच्छेद 243 मा ये वित्त आयोग की बात करता है। किसकी? वित्त आयोग की। आगे देखेंगे आप लोग, अनुच्छेद 243 या नगर पालिकाओं के लेखा परीक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 243 या का ये क्या कहता है? नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 243 या खा संघ राज्य क्षेत्रों के परिवर्तन की बात करता है। अनुच्छेद 243 या गा कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू ना होना। अनुच्छेद 243 या घा ये क्या कहता है? जिला योजना के लिए समिति की बात करता है। आर्टिकल या अनुच्छेद 243 या ना ये महानगरीय योजना के लिए समिति की बात करता है। अनुच्छेद 243 या चा वर्तमान विधियों और नगर पालिकाओं की निरंतरता की बात करता है। अनुच्छेद 243 या छा ये निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्जन की बात करता है। अब चलते हैं भाग 10 पर। बड़ी एक तरह से 9 और 9A इन्हें आप लोग किसी भी तरह से रट लीजिए, रटना भी थोड़ा मुश्किल है, फिलहाल सब हो जाएगा आप लोग चाहें तो। देखिए अनुच्छेद जो आपका इसमें आप देखेंगे 244 और 244A की बात की गई है, और A को आप लोग का भी लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों की बात करता है, भाग 10। तो सबसे पहले इसमें आप लोग अनुच्छेद 244 देखिए क्या कह रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 244। फिर अनुच्छेद 244 का या ए क्या कहता है? असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन की बात करता है। ये आपका अनुच्छेद 244
और 244 का की कहानी है, भाग 10 की, जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। फिर आप देखेंगे कि भाग 11 आता है आपके पास। एक क्या कहता है, संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात करता है। जो आप राज्य देखते हैं ना, जो आपका केंद्र है, इसके बीच किस तरह के संबंध है। तो इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक की बात करता है, इसमें आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग विधायी संबंध देख लीजिए, और विधायी संबंध में आप देखेंगे 245 से लेकर 255 तक आपको देखने को मिलेगा। इसमें विधायी शक्तियों में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 245 को सबसे पहले देखते हैं। संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार की बात करता है। कौन सा आर्टिकल? 245। 246 क्या कहता है? संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु से संबंधित है। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा विवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति बात करता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या आप देखिए राष्ट्रपति शासन लगा हो तब की। अनुच्छेद 251 संसद के अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की बात करता है। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना इससे संबंधित है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान की बात करता है। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति से संबंधित है। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना संबंधित है। फिर आप देखेंगे कि प्रशासनिक संबंध आ जाते हैं, और इसमें आप देखेंगे आपके आर्टिकल 256 क्या कहता है, राज्यों की और संघ की बाध्यता की बात करता है। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों का पर संघ के नियंत्रण की बात करता है। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता की बात करता है। और अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख, न्यायिक कार्यवाहियों की बात करता है। और फिर आप देखते हैं कि जल संबंधी विवाद चलते रहते हैं कई राज्यों में। तो अनुच्छेद 262 फिर से सुन लीजिए, आर्टिकल 262 अंतर्राष्ट्रीय नदियों या फिर नदी दोनों के संबंध जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय करने से संबंधित है। फिर आप देखते हैं कि अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध करता है। कौन सा? आर्टिकल 263। तो ये कहानी है आपकी भाग 11 की। अब चलते हैं हम लोग भाग 12 में। इसमें आप देखेंगे कि आपका वित्त हो गया, संपत्ति, संविदाएं, वाद से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 ए तक या 300 का तक देखने को मिलेंगे। चलिए इसे भी एक एक करके धीरे धीरे देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग वित्त पर। तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 264 क्या कहता है? निर्वचन की बात करता है। आर्टिकल 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाने की बात करता है। आर्टिकल 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे से संबंधित है। आर्टिकल 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है। फिर आप देखते हैं कि संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की बात आ जाती है। तो अनुच्छेद 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क की बात करता है। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संगृहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर की बात करता है। देखिए आप लोग, आपने देखा होगा जीएसटी आ चुका है, काफी बदल चुका है। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा उद्गृहित
और संघित और संघ और राज्यों के बीच वित्तीय जो कर होते हैं उसकी बात करता है। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार की बात करता है। अनुच्छेद 272 कर जो संघ द्वारा उद्गीहित किए जाते हैं और जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। अनुच्छेद 273 जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान की बात करता है। अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध और प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की बात करता है। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की बात करता है। अनुच्छेद 276 वित्तीय व्यापारों आजीविकाओं नियोजन पर कर की बात करता है। और अनुच्छेद 277 व्यावृत्ति की बात करता है। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम की बात करता है, की गणना की बात करता है। अनुच्छेद 280 को याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग का काम यही रहता है कि बंटवारा करना एक तरह से जो भी पैसा आर्थिक जो भी है। और आर्टिकल 280 वित्त आयोग की सिफारिश की बात करता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। फिर आप देखिए कि आर्टिकल 282 संघ और राज्यों द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय से संबंधित है। अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और धन राशियों की अभिरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 285 ये संघ की संपत्ति को राज्य के करों में छूट की बात करता है। अनुच्छेद 286 माल के क्रय विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट की बात करता है। अनुच्छेद 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट की बात करता है। आर्टिकल 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट की बात करता है। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन की बात करता है। अनुच्छेद 290 का कुछ देवस्थम निधियों को वार्षिक संदाय की बात करता है। फिर आप देखते हैं उधार भी ले सकते हैं, जैसे आप देखते हैं भारत सरकार उधार लेती रहती है। तो आर्टिकल 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना इससे संबंधित है। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 292 भारत सरकार और अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों द्वारा। फिर आप देखते हैं कि आपकी आर्टिकल 294 क्या कहता है, कुछ दशाओं में संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 294 295 अन्य दशाओं में संपत्ति आस्तियों और अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार से बात करता है 296 राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रभुत्व संपत्ति की बात करता है। अनुच्छेद 297 राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होने की बात करता है। अनुच्छेद 298 व्यापार करने आदि की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 299 संविधाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 300 वाद और कार्रवाइयों से संबंधित है। और आप जानते हैं कि जो आपका मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, ये अब आर्टिकल 300 का में कानूनी अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया है। और आप सभी को मालूम होगा कि जो आपका 44वां संविधान संशोधन था, पीछे हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो, माफ करिएगा, जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में हुआ था, ये आपका इसी से संबंधित था, संपत्ति के अधिकार को हटाने की बात। तो 300 ये आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी ये भी क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि कुछ किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे आप लोग बड़े अच्छे से लगा के आइएगा, वरना आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, वैसे होने नहीं देना है आपको। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपका 7वां जो संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा दिया गया था 1978 में। और संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद
300 का में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। अब चलते हैं भाग 13 की तरफ। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 आपका इसी में आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 301 को देखिए आप लोग, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन की बात करता है। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम के निर्बंधन की बात करता है। अनुच्छेद 305 विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की बात करता है। अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति की बात करता है अनुच्छेद 307। फिर आप देखते हैं कि भाग आ जाता है आपका 14। ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है। आर्टिकल इसमें आपको देखने को मिलेगा 308 से लेकर 323 तक। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 308 में, निर्वाचन से संबंधित है। 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा भर्ती की बात करता है। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि की बात करता है। अनुच्छेद 311 संघ या फिर राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पद च्युत किया जाना और पद से हटाए जाने या पद में अवनत किया जाने की बात करता है। अनुच्छेद 312 ये आर्टिकल भी कई बार पूछ लेता है, अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है। आर्टिकल कौन सा? 312। 312 का क्या कहता है? कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंधों की बात करता है। फिर आप देखते हैं लोक सेवा आयोग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो अनुच्छेद 315 से लेकर आपका 323 तक इसी से संबंधित है। सबसे पहले 315 को आप देख लीजिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है। जैसे आप देखते हैं संघ में आपका यूपीएससी हो गया और राज्य में आप लोग स्टेट पीसीएस देख लेते हैं, यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, बिहार पीसीएस, इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो 315 में 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की बात करता है। 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किए जाने की बात करता है। 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की या नियम बनाने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध की बात करता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कितों की बात करता है। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग पर कितों का विस्तार करने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय की बात करता है। अनुच्छेद 223 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की बात करता है। फिर आप जानते हैं कि भाग आपका 14A भी जुड़ा है, अधिकरण। इसमें अनुच्छेद आपका 223 माफ करिए 323 और 323B, 323A और 323B भी है। तो इसे देख लीजिए, 323 से का क्या कहता है, ए क्या कहता है? प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। अनुच्छेद 323 का या फिर आप लोग इसे बी भी कह देते हैं, अन्य विषयों के लिए अधिकरण की बात करता है। फिर चलते हैं हम लोग भाग 15 में, निर्वाचन चुनाव आयोग। आप लोगों ने सुना होगा, अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक आपका निर्वाचन से संबंधित है। और याद रखिए, अपना जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग होता है, जो मतलब आपका केंद्र में, यानी कि सीधे से भारतीय निर्वाचन आयोग, ये आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। जो आपकी स्थानीय चुनाव होते हैं ना, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायत के, जिला पंचायत के, इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं कि आपका चुनाव आयोग होता है राज्य का। तो याद रखना चाहिए आपको। तो इसमें सबसे पहले 324 को आप लोग देख लीजिए, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने की बात करता है। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए आपात्र न होना, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि किस लिंग, किस जाति से, किस धर्म से आते हैं आप लोग। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर होना।
आप सभी जानते हैं कि 18 साल के आप हो चुके हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा आपके पास एक पहचान पत्र बन चुका होगा और आप वोटर आईडी, और आप जाते होंगे लोकसभा सदस्य को भी चुनते होंगे, विधानसभा को आप लोग चुनते होंगे। अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 329 माफ करिए 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्जन की बात करता है। ठीक है, तो ये आपका भाग 15। अब बात करते हैं भाग 16 में चलते हैं। भाग 16 में देखेंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसमें आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 330 की। तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात की गई है। आपके राज्य में भी आप देखते होंगे कि इतनी सीटें आपके अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं लोकसभा में, इतनी आपकी अनुसूचित जाति के लिए SC ST की आरक्षण की बात। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, लेकिन आपको मालूम होगा अभी हाल ही में इन्हें हटाने की बात हो चुकी है। 104वां जो आपका संविधान संशोधन की बात की जा रही है। फिर आप देखेंगे आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण की बात की गई। आपके राज्य में भी आप लोग देखते होंगे। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 324 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 50 वर्ष के पश्चात न रहने की बात हुई थी, ये बढ़ता रहता है। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे की बात करता है। अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद 327 आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। अनुच्छेद 338 आप सभी जानते हैं कि इससे क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 338 का या फिर ए, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है। आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण की बात की गई है। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अब चलते हैं भाग 17 पर, राजभाषा। भाग 17 राजभाषा, इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग संघ की भाषा के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 343 343 संघ की राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात करता है। फिर आप प्रादेशिक भाषाओं के बारे में भी पढ़ता है। तो 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रावधि यानी कि पत्र लिखने की बात, राजभाषा की बात करता है। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। आप देखते हैं हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, हजारों भाषाएं, कई तरह के समुदाय हैं। फिर आप देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की आदि की भाषा के बारे में बात करता है। फिर आप इसमें आर्टिकल 348 देखेंगे, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियों अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। और फिर आप देखते हैं 350 वृथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की बात करता है। अनुच्छेद 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की बात करता है। अनुच्छेद 351
ये आप क्या कहता है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की बात करता है। फिर आ जाता है आपका भाग 18 आपात उपबंध। इसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। तो सबसे पहले आप लोग 352 देखिए, आपात की उद्घोषणा की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव की बात करता है। अनुच्छेद 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, लागू हो चुकी हो, तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में आप देखते हैं कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों के प्रयोग की बात करता है। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 में जो आपको अधिकार दिए गए उनके निलंबन की बात करता है। अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का, इन्हें मतलब रोकने की बात की गई है। लेकिन याद रखिए आपका 20 और 21 किसी भी दशा में नहीं रोका जा सकता है। और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल आपात के बारे में बात करता है। अभी तक ना तो कभी वित्तीय आपातकाल लगाया गया, और ऊपर वाले से दुआ करिए ना कभी लगा जाए, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति हो सकती है हमारी। भाग 19 क्या कहता है, प्रकीर्ण, और अनुच्छेद 361 से लेकर 67 तक इसमें व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 361 का संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 361 का लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता की बात करता है। और अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप के रोकने की बात करता है। अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों के अंत की बात करता है। पीवी पर आप लोगों ने सुना होगा। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में और उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव की बात करता है। और 366 परिभाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 367 निर्वचन से संबंधित है। इसमें आप देखिए आर्टिकल, फिर आप देखेंगे भाग 20 और संविधान के संशोधन की बात करता है। अनुच्छेद 368, इसे विशेष तौर पर आप लोग याद रखिए। अनुच्छेद 368 क्या कहता है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, उसके लिए प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 368, इसमें केवल एक ही आर्टिकल है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात करता है। 369 से लेकर 392 तक, इसे भी एक एक करके जल्दी देख लीजिए। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानव वे संवर्ती सूची के विषय हो के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 370 आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध की बात करता था, लेकिन आप जानते हैं कि 2019 में विशेष जो भी स्पेशल वहाँ था, एक तरह से जो भी विशेष शक्तियाँ मिली हुई थी सब कुछ छीन ली गई हैं। अब वो सभी प्रावधान लागू होंगे जो बाकी राज्यों में होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 371 खा असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 371 गा मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 371 घा आंध्र प्रदेश राज्य के विशेष संबंध की विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 371 डा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 371 चा सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 371 छा मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 371 जा अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 371 झा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। इनके बारे में विशेषतर याद रखिए, कई बार पूछ लिया है। अनुच्छेद 372 का 72 में क्या पूछा है, 372 में विद्यमान विधियों का प्रवृत्त रहना, उनका अनुकूलन। और 372 का क्या कहता है, विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में या फिर सापरिषद हिज मजिस्ट्री की समक्ष लंबित कार्रवाइयों के बारे में उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन
रहते हुए न्यायालयों एवं प्राधिकारियों का कृत्य करने की बात करता है। 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में वो बंद की बात करता है। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोगों के बारे में और बंद करता है। 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 392 इसमें आप देखेंगे कि कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। देखिए 379 से लेकर 391 तक इन्हें हटा दिया गया है। और फिर आते हैं आपका भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है 393 से लेकर 395 तक। और इसमें आप देखते हैं कि 393 कहता है संक्षिप्त नाम की, 394 प्रारंभ और 394 का कहता है हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ की, और 395 हटा दिया गया है। तो याद रखिए कि आपके आर्टिकल तो अभी भी 395 ही हैं। कहीं का इस तरह से का खा गा इस तरह से जोड़ दिए गए, कहीं हटा दिए गए। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। इन्हीं से आपका 1-2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। हर परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन अनुसूचियों को, आर्टिकल को और भाग को याद कर लीजिए कंठस्थ, जिस तरह से आप लोग कई प्रार्थनाएं बचपन में ही याद कर लेते थे। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नए टॉपिक में, और महत्वपूर्ण ही रहेगा टॉपिक।